हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो कक्षा 11th स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आपको समाजशास्त्र यानी कि सोशोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। जो 5 नंबर वाले प्रश्न हैं सारे मैं इस वीडियो में करवाऊंगा, जो टर्म 2 एग्ज़ाम यानी कि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आपकी डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी से आपका क्या अभिप्राय है? अपने शब्दों में वर्णन करें। ठीक ना, जो पारिस्थितिकी है उसके आपका क्या तात्पर्य है, यानी कि क्या संबंध है, वही पूछ रहा है और अपने शब्दों में उसका उत्तर देना है। उत्तर देखिए, पारिस्थितिकी से हमारा निम्न प्रकार से अभिप्राय है, डैश दीजिएगा। अब देखिए पहला पॉइंट्स, पारिस्थितिकी प्रत्येक समाज का आधार होती है। ठीक ना, क्या होता है? आधार होता है। पारिस्थितिकी शब्द से अभिप्राय एक ऐसे जाल से है जहाँ भौतिक और जैविक व्यवस्थाएं तथा प्रक्रियाएं घटित होती है और मनुष्य भी इसका एक अंग होता है। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, पर्वत तथा नदियाँ, मैदान तथा सागर और जीव जंतु ये सब पारिस्थितिकी के अंग हैं। यानी कि पारिस्थितिकी का मतलब है कि मनुष्य, पेड़ पौधा और जितने भी जीव जंतु हैं सभी मेलजोल को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। आगे देखिए तीनवा पॉइंट्स में लिखिएगा, किसी स्थान की परिस्थितिकी पर वहाँ के भूगोल तथा जलमंडल की अंतःक्रियाओं का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक ना, जो वहाँ का जलमंडल है या फिर भूगोल है वहाँ का, उसका भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए मरुस्थलीय प्रदेशों में रहने वाले जीव जंतु अपने आप को वहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप, जैसे कम वर्षा, पथरीली अथवा रेतीली मिट्टी तथा अत्यधिक तापमान में अपने आप ढाल लेता है। अब देखिए आगे लिखिएगा चौथा पॉइंट्स, पारिस्थितिकी कारक इस बात का निर्धारण करते हैं कि किसी स्थान विशेष पर लोग कैसे रहेंगे। इस भी आपको क्या करता है, पारिस्थितिकी का पूरा कारक भी आपको स्थान बताते हैं। तो इतना लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर दे दिया जाएगा। बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा उत्तर। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर देखिए, पर्यावरण व्यवस्था समाज के लिए एक महत्वपूर्ण तथा जटिल कार्य क्यों है? ठीक ना, तो चलिए उत्तर देख लीजिए। पर्यावरण व्यवस्था समाज के लिए एक महत्वपूर्ण तथा जटिल कार्य निम्न प्रकार से है। पहला पॉइंट देखिए, हालांकि पर्यावरण प्रबंधन एक कठिन कार्य है। क्या है? पर्यावरण जो है प्रबंधन एक बहुत ही कठिन कार्य है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इसकी प्रक्रियाओं को पूर्वानुमान तथा उसे रोकना भी कठिन है। इसका पूर्वानुमान यानी कि अनुमान लगाना भी और इसे रोकना भी क्या है, बहुत ही कठिन है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, पर्यावरण के साथ मनुष्य के संबंध और अधिक जटिल हो गए हैं। सही बात है, अगर पर्यावरण नहीं रहता तो मनुष्य क्या होता, मनुष्यों को सांस लेने में बहुत ही दिक्कत आती और बहुत सारे चीज़ हैं जैसे फल वगैरह नहीं मिल पाते। ठीक ना। चौथा पॉइंट लिखिएगा, बढ़ते औद्योगिकरण के कारण संसाधनों का दोहन अत्यंत तीव्र गति से हो रहा है। जितने भी औद्योगिकरण बढ़ रहे हैं उसके कारण से क्या, संसाधनों का क्या कर रहा है, अधिक से अधिक तीव्र गति से खत्म हो जा रहा है, दोहन हो जा रहा है। दोहन मतलब क्या होता है, खत्म होना। यह पारिस्थितिकी तंत्र को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र जो हमारा है उसको क्या करता है, ये सबसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित, यानी कि संसाधनों में कमी आता है। चलिए देखिए पांचवा पॉइंट्स, हम जोखिम भरे समाज में रहते हैं। हम ऐसे तकनीकों तथा वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जिनके संबंध में हम पूरी जानकारी नहीं है। हमें क्या है, पूरी जानकारी नहीं है। जिस सामान का हम उपयोग करते हैं, जितने भी वस्तु को उपयोग करते हैं उसमें पूरी जानकारी
नहीं होता है। औद्योगिक पर्यावरण में घटित नाभिकीय विपदा जैसे चेरनोबिल, भोपाल की औद्योगिक दुर्घटना, एक चेरनोबिल क्या है, दुर्घटना है, नाभिकीय दुर्घटना, भोपाल की औद्योगिक दुर्घटना, यूरोप में फैली मेड़काओ बीमारी, इसके खतरों में दर्शाते हैं। ये सब क्या है, खतरों में दर्शाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा इसका उत्तर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI टिक लगा लीजिएगा आप, जल्दी से नोट करके याद कर लीजिए। तीसरा नंबर देखिए, परिवार के आर्थिक कार्य क्या है, जो आर्थिक जो कार्य करते हैं वो क्या है। उत्तर देखिए, आर्थिक क्षेत्र में परिवार निम्न कार्यों को संपन्न करता है। देखिए डैश दे दीजिएगा। पहला पॉइंट देखिए, उत्तराधिकार का निर्धारण, ठीक ना, उत्तराधिकार का निर्धारण। अब ये क्या होता है, देखिए इसमें ये लिखिएगा, प्रत्येक परिवार में एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके द्वारा यह निश्चित होता है कि पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा, ठीक ना। उदाहरण तौर पर देखिए, पितृसत्तात्मक परिवार में पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, ठीक ना। पिता का संपत्ति किसका अधिकार होगा, पुत्र का ही होगा। जबकि मातृसत्तात्मक परिवार में यह अधिकार माता के संबंध से निश्चित होता है, ठीक ना। पितरात्मक और मातारात्मक समझ गए, मातासत्तात्मक। चलिए अब आगे देखिए, दूसरा नंबर, उत्पादक इकाई। इसमें क्या लिखिएगा, कृषि युग तक परिवार एक महत्वपूर्ण उत्पादक इकाई के रूप में काम करता है। आज भी अनेक गृह उद्योग परिवार में होते हैं। गृह उद्योग परिवार में होते हैं मतलब घर में सभी मिलजुल कर काम को करते हैं। इसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर एक वंशानुगत व्यवसाय करते हैं, समझ गए। चलिए आगे देखिए, उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के लिए गांव में खेती के कार्य को परिवार के सभी सदस्य, स्त्री या पुरुष व बच्चे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, यानी कि सभी जो खेती का जो कार्य है वो सभी लोग मिलजुल कर करते हैं, ठीक ना। अब देखिए तीसरा पॉइंट में लिखिएगा, आय तथा संपत्ति का संबंध या प्रावधान, ठीक ना। तो देखिए क्या लिखिएगा, प्रत्येक परिवार का कोई ना कोई आय का साधन अवश्य होता है, क्योंकि इसके बिना सदस्यों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। परिवार इस आय को उचित ढंग से व्यय करने की व्यवस्था करता है। इसी प्रकार प्रत्येक परिवार की कुछ न कुछ संपत्ति भी अवश्य होती है। इस संपत्ति की देखरेख करना व उसे नष्ट होने से बचाना भी परिवार का ही कार्य है, ठीक ना। बहुत ही प्यारा सा सुंदर उत्तर है, जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, राज्य के उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के आधार पर राज्य के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। उत्तर देखिए, राज्य के उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत से राज्य के स्पष्ट रूप से 4 रूप दिखाई पड़ते हैं। कितने रूप दिखाई पड़ते हैं? 4 रूप, जो इस प्रकार हैं। तो देखिए सबसे पहला नगर राज्य। इसमें क्या लिखना है आपको, देखिए अपने आरंभिक रूप में छोटे छोटे क्षेत्र में या क्षेत्रों में राज्य की स्थापना होती थी, जिसका प्रधान कोई सरदार, सामंत या राजा होता है। नगर राज्य निरंकुश राज्य थी। इसमें सरदार या राजा के आदेश ही कानून होते थे, जो धर्म और प्रथाओं से प्रेरित होते थे। इसमें राज्य की संपूर्ण सत्ता सरदार या राजा और उसके कृपापात्र सेवकों के हाथ में रहती थी। अब चलिए आगे देखिए दूसरा पॉइंट, साम्राज्य। छोटे छोटे राज्यों को संगठित करके एक साम्राज्य का निर्माण किया जाता था, ठीक ना। वो क्या कहता था, छोटे छोटे राज्यों को एक संगठित करके साम्राज्य का निर्माण किया जाता था।
साम्राज्य का प्रमुख कार्य बाह्य आक्रमणों से अपने नागरिकों की सुरक्षा करना और उन्हें आवश्यक सुविधा प्रदान करना था। साम्राज्य का प्रधान राजा होता था और राज्य की समस्त सत्ता राजा में केंद्रित था। ठीक ना। देखिए आगे लिखिएगा 3वां पॉइंट, उपनिवेशवादी राज्य। इसमें क्या लिखना है देखिए, विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल आदि ने एशिया तथा अफ्रीका के ऐसे राज्यों में कब्जा कर उन्हें अपना उपनिवेश बनाया जो पारस्परिक संघर्षों में ही लगे रहते थे। इन उपनिवेशवादी राज्यों के पास कोई प्रभुसत्ता नहीं थी, क्योंकि ऐसे राज्य के कानून, शासन की नीतियों और नियंत्रण का कार्य विदेशी शासक राज्यों द्वारा किया जाता था। अब देखिए चौथा नंबर, लोकतांत्रिक राज्य। इसमें क्या लिखना है, लोकतांत्रिक राज्यों में सत्ता का केंद्रीकरण किसी एक व्यक्ति में नहीं होता। इसमें क्या होता था, किसी एक व्यक्ति में नहीं होता था, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में होता है। ऐसे राज्य का प्रमुख कार्य जनता की आवश्यकताओं को पूरा करना और जनहित में वृद्धि करना है। देखिए ये प्यारा सा बहुत ही सुंदर सा उत्तर हो गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखिए 5वां नंबर, प्रदूषण संबंधित प्राकृतिक विपदाओं के मुख्य रूप कौन कौन से हैं। उत्तर देखिए, प्रदूषण संबंधित प्राकृतिक विपदाओं के प्रमुख रूप से निम्न हैं। पहला पॉइंट्स लिखिएगा, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण एक प्रमुख समस्या मानी जाती है या जा रही है। ठीक ना, सही बात है। क्या है, ग्रामीण और शहरों में दोनों में क्या है, वायु प्रदूषण एक प्रकार का बहुत ही समस्या भी मानी जा रही है। इससे श्वास और सेहत संबंधी अन्य बीमारियां तथा मृत्यु भी हो सकती है। ये सब बीमारी और क्या, जहाँ तक मृत्यु भी हो सकती है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, उद्योगों तथा वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैसें तथा घरों में उपयुक्त लकड़ी या कोयले से निकलने वाली धुएं से वायु प्रदूषण होता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, खाना बनाने वाले ईंधन से आंतरिक प्रदूषण भी एक जोखिम भरा स्रोत माना जाता है। चौथा पॉइंट्स लिखिएगा, नदी और जलाशय से संबंधित प्रदूषण भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। 5वां नंबर लिखिएगा, धार्मिक तथा सामाजिक अवसरों पर उपयोग किए जाने वाले लाउड स्पीकर, राजनीतिक प्रचार, वाहनों के होने और यातायात एवं निर्माण कार्य से ध्वनि प्रदूषण होता है। धार्मिक और सामाजिक अवसरों में, समझ गए। इसमें क्या, लाउड स्पीकर जैसे डीजे वगैरह हो गया, बहुत सारे अभी तो आ गए हैं, उससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। वाहनों से भी होता है, वाहनों से निकलने वाली ध्वनि, और यातायात एवं निर्माण से भी क्या होता है, ध्वनि बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन जो VVI थे उसे मैं बता दिया इस वीडियो में। जो 5 नंबर वाले प्रश्न हैं वही मैं बताए हैं। तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा अच्छा लगा या नहीं लगा, कैसा लगा बताइए ज़रूर कमेंट करके। इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।